जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं इंपॉर्टेंट कुछ फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के प्रश्न बताने जा रहा हूं जो बच्चे 5 नवंबर को पेपर देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चे, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें से मुझे उम्मीद है सवाल अवश्य आएंगे। तो काफी ज्यादा प्रश्न है और हम लोग समझ के भी चीजों को जानेंगे। रटना बच्चों जो रहेगा उसको आप रट लीजिएगा, लेकिन समझना भी साथ में, क्योंकि प्रश्नों को बदल के भी पूछा जा सकता है। और बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप एक और मैंने ग्रुप 8 बना दिया है, क्योंकि 7 ग्रुप भी फुल हो गया। 7000 बच्चे जुड़ के फ्री में तैयारी कर रहे हैं। तो जो नए बच्चे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और फायदा है बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ते हैं तो जो भी नए एग्जाम्स आएंगे, कोई अपडेट आएगी तो आपको तुरंत बच्चों पता चल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल किसको मापता है? तो ये बच्चों सबको पता है, ये भूकंप को मापता है। ठीक है, एक चीज इसमें ऐड कर लीजिएगा, इसमें रिक्टर स्केल के अलावा बच्चों राशि, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, राशि फेरल स्केल और मर्केली वाला अलग है, इसको भी याद कर लीजिएगा। मर्केली स्केल भी भूकंप को मापता है। ठीक है, तो ये दोनों आप अलग से याद कर लीजिएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है, देखिए कई बार मैंने बताया प्रकाश वर्ष मात्रक है, हमने भी जाना प्रकाश वर्ष मात्रक जो है वो दूरी का है, लेकिन प्रकाश वर्ष है क्या? प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में बच्चों देखिए इसको बदल के आपसे लाइट ईयर भी पूछ सकता है। लाइट ईयर का मतलब है प्रकाश की चाल, आपको बच्चों पता है। एक और चीज इसको भी नोट कर लीजिएगा, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमारी जो लाइट है, रोशनी है, चलती है। ठीक है, तो यही अगर इसी चाल से ये चलते रहे लाइट, ठीक है, तो एक साल में कितनी दूरी तय करेगी? एक साल में जितनी दूरी रोशनी जो लाइट है, आपका प्रकाश है, तय करेगा, वही बच्चों प्रकाश वर्ष होता है, वही दूरी होती है। तो आखिर जो प्रकाश है एक साल में कितनी दूरी तय करता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, 10⁻12 किलोमीटर। तो आपने इसको नोट कर लिया कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चों बदल के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदीप्त पिंड है? तो जो अपनी रोशनी दे, ठीक है, तो अपनी जो रोशनी देगा आपका, वो है आपका सूर्य। ठीक है, तो ये सबको आता होगा। ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है, तो काफी बार मैंने बताया हुआ है कि निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में जो है साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है। और सबसे तेज ट्रेवल किस में करेगा? ठोस में। और सबसे कम किस में करेगा? गैस में। तो ये भी आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर है वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो बच्चों आपको पता है, वह कुछ भाग को ही, तो उसको पारभासी कहते हैं, और इसको ट्रांसलूसेंट इंग्लिश में कहते हैं। वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही जाने देती हैं, और जो देखिए जाने देती हैं एकदम पूरी तरह से, उसको कहते हैं पारदर्शी, और जो एकदम नहीं जाने देती हैं उसको कहते हैं अपारदर्शी, जिसे इंग्लिश में ओपेक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है? ठीक है, तो बच्चों संपर्क बल मतलब जो बल छू करके लग सके। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का बल जो है पृथ्वी और चांद के बीच में, सूरज के बीच में, तो भाई छुआ हुआ तो नहीं है। चुंबकीय बल भी, चुंबक भी एक दूसरे को बिना छुए खींचता है। स्थित वैद्युत बल भी बच्चों दूर से ही खींचता है। इसमें घर्षण बल में बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जैसे आप चप्पल से चल रहे हैं, टायर रोड पे चल रही है, तो सब में घर्षण बल लग रहा है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है बच्चों। ठीक है, इसके बाद एक समान दोलक की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, तब दोलक 4 सेकंड में कितना दोलन करेगा? ठीक है, तो इसका मैंने कई बार बताया हुआ है बच्चों की आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, इसको हिंदी में और लिख देता हूं मैं। ठीक है, आवृत्ति बराबर होता है दोलन बटा सेकंड, दोलन बटा सेकंड। ठीक है, तो यहां में क्या निकालना है? दोलन निकालना है। दोलन निकालने के लिए क्या करना होगा? इसको आवृत्ति और आपको समय को, सेकंड को गुणा कर देना होगा। तो 10 हर्ट्ज है, इसकी जो मात्रा होती है हर्ट्ज होती है, आपको पता होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति की, गुणे 4 सेकंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 40 दोलन। तो 40 बार वो दोलन करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये जो अगर प्रश्न आएगा इसको कैसे हमें करना है। ठीक है, इसके बाद है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण होगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी भी दर्पण पे अभिलंबवत आपतित होगी तब परावर्तन कोण, जैसे आई सीधे चली गई, तो भाई कोई डिग्री में तो बदलाव हुआ नहीं, तो हमेशा क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर है 2। समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, तो
समतल दर्पण से ध्यान रखिएगा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है। ये एकदम ध्यान रखिएगा, जितनी दूरी पे वस्तु दर्पण के आगे स्थित होती है। अब सवाल आ गया ये वाला कि एक बच्चा 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो उसका इमेज जो प्रतिबिंब कितने दूरी पे होगा या कुल दूरी कितनी होगी, तो बस उसको प्लस कर दिए, उतनी ही दूरी 5 मीटर, तो इधर भी 5 5 5 10। तो कैसे भी सवाल देखिए, कई मैंने वीडियोस में बताए हुए हैं, तो मैं बराबर आपको प्लेलिस्ट भी भेजता हूं, तो प्लेलिस्ट से बच्चों पुराने वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें विधिवत करके कई चीजों को बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 आभासी। ठीक है, तो इसमें देखिए समतल दर्पण से बनु वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है तथा उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी वस्तु से छोटा दर्पण के पीछे ध्रुव P और फोकस के बीच में बनता है। तो ये अन्य जो रिलेटेड प्रश्न इससे दर्पण से आ सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिए। तो वीडियो को वापस से बैक करके सुन के इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आएंगे बच्चों। आप देखिएगा 5 तारीख को जब मैं आंसर की बताऊंगा तब आप बोलेंगे नहीं सर आपने बताया तो वही प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो जरूर देखिए, पूरे वीडियो को देखिए। एक ये नहीं कि 2 मिनट देखा आपने बंद कर दिया, ये तो हमें आता है, बाद में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं वो बच्चे छोड़ जाते हैं। एक गीले फर्श पे सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। तो हमेशा मैंने बताया है कि जो घर्षण है उसका बहुत ही बड़ा योगदान है बच्चों। ठीक है, तो गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है, इसीलिए लोग गिर जाते हैं, क्योंकि चलने के लिए भी हमें घर्षण की जरूरत है, फ्रिक्शन की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो बच्चों ये आपको पता है, उसको दाब कहते हैं। जो प्रेशर होता है क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, तो ये आयतन के लिए ध्यान रखिएगा, हमेशा इसकी यूनिट क्या होती है? क्यूब में होती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो अन्य डेफिनेशंस भी याद रखिए। इस बार हो सकता है ये पूछ लिया, तो अगली बार में ये दोनों को पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, इस सवाल के पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा कि पानी की जब भी बात होती है, ठीक है, तो कई बार मैंने बताया हुआ है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी, ध्यान रखिएगा डेंसिटी, वो जो होता है अधिकतम होता है, और आयतन यानी कि वॉल्यूम, ये अधिकतम और वॉल्यूम जो है न्यूनतम होता है। एकदम ध्यान रखिएगा। पानी का गलनांक आपको पता है कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, और क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे प्रश्न बन के बच्चों आ सकते हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आइए देखते हैं, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? तो बच्चों ये पता है आपको, इसको विक्षेपण कहते हैं। तो प्रिज्म से हमने कई बार दिखाया हुआ है कि व्हाइट रोशनी जा रही है तो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, जो कि विबग्योर होता है। ठीक है, सबसे कम डिफ्लेक्ट होगा, सबसे कम जो चेंज होता है जिसमें बदलाव होता है वो लाल का होता है, सबसे ज्यादा वायलेट वैगनी का होता है। तो देखिए, श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे ही हम विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, तो बच्चों पता है ये बनता है पीत बिंदु पर। ठीक है, इसमें मानव नेत्र में देखिए सबसे अंदर जो स्थित पारदर्शी झिल्ली को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, और यहां पर ही बच्चों सर्वाधिक स्पष्ट जो प्रतिबिंब है वो बनता है। निम्नलिखित में से क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है? तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी में बच्चों ध्यान होगा आपको, ये कम फोकल का दूरी का उत्तल लेंस लगता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जिसकी कम फोकल दूरी होती है, जिसका कम फोकल लेंथ होता है, उसी को इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है सवाल पूछ ले कि सूक्ष्मदर्शी में जो उत्तल लेंस इस्तेमाल होता है उसकी फोकल दूरी कितनी होती है? कम, अधिक, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, तो कोई भी ऑप्शन आपका आ सकता है। तो इस तरह से आगे के भी प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक सेल नहीं है? तो देखिए, जब भी नहीं हो आप विशेष सावधान हो जाएगा। यह है सीसा संचायक सेल। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता वे प्राथमिक सेल कहलाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका डेफिनेशन भी पूछ सकता है, प्राथमिक सेल होते क्या है? तो 4 ऑप्शन अलग अलग रहेंगे। तो इन्हें पुनः आवेशित, पुनः हम चार्ज नहीं कर सकते। जैसे आपके इन्वर्टर होगा, बैटरी होगी मोबाइल की बैटरी होती, चार्ज हो जाती है कि नहीं? तो हमारा प्राथमिक सेल नहीं है बच्चों। ठीक है, प्राथमिक सेल के उदाहरण क्या है? लेक्सलांसी सेल है,
डेनियल सेल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं एक एक चीज लिखूंगा, टाइम लगेगा। डेनियल सेल, वोल्टियर सेल, शुष्क सेल जो बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं टॉर्च वगैरह में, और बटन सेल। बटन सेल भी देखिए जो इस समय लगते हैं कई चीज़ों में, तो वो क्या है, प्राइमरी हैं। वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है वे क्या कहलाते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं, जैसे कि सीसा संचायक सेल, निफे सेल द्वितीयक सेल के उदाहरण है। तो उदाहरण ही आपको याद रखना है, और ये मैंने सब बता दिया आपके इसके बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, ठीक है। इसके बाद है आपके सामने एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है, उसका रेजिस्टेंस बच्चों कितना है, 3 ओम, ठीक है। ओम का ये सिंबल है। तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसका 1.5 वोल्ट का है। तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान होगा, तो यहां मान पूछ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रतिरोध बराबर, या देखिए ये सबको पता है, V = IR होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर विभवांतर बराबर होता है करंट, ठीक है, विद्युत धारा गुणे आपका प्रतिरोध, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे V/I हो जाएगा, तो विभवांतर यहाँ पे कितना है, 1.5 का है, ठीक है, बटे आपका ये हमें निकालना है विद्युत धारा, इसमें क्या निकालना है, विद्युत धारा, ठीक है। तो ये I यहाँ आ जाएगा और ये R यहाँ आ जाएगा, ठीक है। I यहाँ और R यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नियम लग रहा है, I निकालना है तो R इसके नीचे आ जाएगा। तो ये कितना है आपका, 3 ओम है, तो 3 हमने कर दिया, तो काट दीजिए, कितना आ गया, 0.5। तो इस तरह से देखिए कोई भी इसमें उत्तर बता दूं, उत्तर आपका बच्चों पहला है। इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे ये 2 दे दिया, कभी भी इस तरह के प्रश्न होते हैं बस इसको याद रखिएगा, V = IR, ठीक है, विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुणे प्रतिरोध, ठीक है। तो ये है, तो इस फॉर्मूला में कुछ भी पूछ सकता है, ये दे देगा, ये दे देगा, R निकालना होगा, ठीक है। और कभी कभी क्या कर देगा कि आपको R दे देगा, V दे देगा, I निकालना होगा, तो जैसे इस वाले फॉर्मूला में था, तो बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको नीचे ले जाना होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, काफी बार मैंने पूछा है, तो हमेशा बच्चों सिरों पे सबसे ज्यादा और सबसे कम जो है उसके मध्य में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। सभी वेब एड्रेस से शुरू होते हैं, तो आपने देखा होगा कई बार गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो वो किससे शुरू होता है, HTTP, फिर डबल डॉट, फिर बैकस्लैश, तो ये बच्चों आपको पता है। और end.com या .in कई चीज़ों से होता है, इस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए फ्लो चार्ट एक कंप्यूटर रिलेटेड है। फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो बच्चों इसमें आपका अंडाकार यानी कि ओवल आकृति होती है, तो इससे एंड किया जाता है। फिर देखिए सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता मापता है, तो ये सबको पता है बच्चों, ये भूकंप को मापता है, ठीक है। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब भी भूकंप आता है तो पेंसिल ही जो है ग्राफ एक बनाने लगता है, जिससे भूकंप की जो तीव्रता है वो पता चलती है। और वर्षा को किससे मापते हैं, वर्षा के लिए आपको पता है रेन गॉज का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा, इस तरह के वीडियो अगर और चाहिए, समझा के चाहिए, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।